अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 है। पिछले जितने लेक्चर्स आपने देखे वो हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था उसमें दीज एंड दोज, उससे पहले डैट का इस्तेमाल, उससे फिर जो लेक्चर था पहले वो दिस था। अब जो है लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर आप जो चीज़ सीखेंगे वो है दया। दया को कैसे आपने इस्तेमाल करना है। लोग इसको देर भी कहते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दया। पहला रूल इसका क्या है। अक्सर लोग जो ओल्ड टीचर हैं वो ये कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसका हमेशा मतलब होता है। पहचान इसकी क्या है। जुमले में किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए त्या को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं काम करने वाले को। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो कोई काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करेगा सेंटेंस के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि दया का लफ्ज़ी जो मीनिंग है वो क्या है। ज़ाहिर बात है लफ्ज़ का कोई मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग है वो है वहाँ। आपने ये चीज़ नहीं बोलनी। दया हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोई चीज़ है, यानी कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ये किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। अब इससे नेक्स्ट जो इसका रूल है वो ये है, अगर जुमले में वहाँ का लफ्ज़ भी मौजूद हो तो इसका तर्जमा करने के लिए दया को दोबारा जुमले में इस्तेमाल करेंगे। आप जुमले में जो यानी कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब जुमला होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार ही दया इस्तेमाल करो। आप दया को जो है वो दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें एक दो सेंटेंस में भी आए। अब इसका जो फिर नेक्स्ट रूल है, असूल इसका क्या है। दया के साथ ज़ाहिर बात है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हम लास्ट टाइम किया, आपका बड़ा सपोर्टर जो है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये बस मौजूदगी इज़हार करता है। जो देखें इज़ का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ मौजूद है। आगे है आ का मतलब है और इसका एक और मतलब भी होता है हो। तो ये भी किसी चीज़ की मौजूदगी इज़हार कर रहा है। फिर है वाह एंड वाज का मतलब था भी है और वाह का मतलब थे थी, यानी प्लूरल के लिए हम वाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू जो होता है उसके साथ भी हम वाह इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है कि जो रूल बताया जाता है समटाइम चेंज भी होता है। जिस तरह वो अंग्रेज़ों ने रूल बना दिया उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हम खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जो अपने माइंड में रखना है, जो वाह है वो प्लूरल के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं और वाह जो है वो सिंगुलर के लिए, वाह के लिए यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है नेगेटिव सेंटेंस, उर्दू में इसको मनफी जुमले कहते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट नॉट लगाते हैं हम। इज़ और एंड वाज के बाद हम नॉट लगाते हैं। जब भी जिस फिक्रे में नहीं आएगा उसमें हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप पिछले फिक्रों में कर चुके हैं। उसके बाद आता है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव जो सवालिया जुमले को कहते हैं। इस और वाज को सब्जेक्ट से पहले, अब सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, दया होगा। इसमें सब्जेक्ट हमारा दया होगा। इससे पहले अगर हम वाज वर या इज आर लगाएंगे तो ये क्या, ये डबल मीनिंग देगा, क्या का मतलब देगा। और जो इनका वाज वर या इज एम आर का है, इज एम सॉरी एम नहीं, इज आर जो है, एम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एम हमेशा जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। आगे और जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान जरूर लगाएं। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि सवालिया फिक्र है तो उसके लास्ट में आपने ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, सवालिया निशान जरूर लगाना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप नेगेटिव फिक्रा बना रहे हैं या सिंपल फिक्रा बना रहे हैं तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएं। और जो जब फिक्रा स्टार्ट करें तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए आपका। अब हम कहते हैं एग्जाम्पल, चिड़ियाघर में दो शेर थे। अब ये देखें कि इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जब भी कोई बात करता है वो तीन ज़मानों से ताल्लुक़ रखती है। एक ज़माना होता है प्रेजेंट यानी कि मौजूदा ज़माना, दूसरा ज़माना क्या होता है पास्ट जो गुजर गया, और तीसरा समटाइम अक्सर हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो तीसरे ज़माने के लिए करते हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जो मुस्तकबिल हमारा है, आने वाला जो होता है। तो ये तीनों ज़बानें आपने नहीं भूलने। ये फिक्र आप खुद से गैस करें कि किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ये जो है माजी यानी जो गुजर गया है। चिड़ियाघर में दो शेर थे यानी कि अब नहीं थे, पास्ट में ये फिक्र है। तो पास्ट के फिक्रे में चिड़ियाघर में दो शेर। अब देखें एक शेर तो है नहीं है, दो शेर हैं, तो दो शेर के लिए हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे यानी कि वाह इस्तेमाल करेंगे। ये देखें देयर वर टू लायंस इन द जू। अब वो ये देखें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया यानी कि वॉ लगाया, प्लूरल जो थे। और सिंगुलर प्लूरल आप उम्मीद है कि आपने कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर एक से ज़्यादा हो तो साथ हम एस ई एस या वी ई एस इस तरह वर्ड्स हम प्लूरल बनाने के लिए, जिस तरह वहाँ जमा होता है उर्दू में, इस तरह इंग्लिश के अंदर भी है। टू के साथ अकेला लाइन नहीं लिखेंगे, लाइन्स लिखेंगे इन द जू। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। अब यहाँ देखें वहाँ जंगल में, यहाँ पर भी मौजूदगी आ रही है, वहाँ जंगल में बहुत से जहरीले सांप हैं। अब सांप की इंग्लिश क्या है, स्नेक है। ठीक है, तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। फिक्रा इसका क्या होगा, ये देखें, ये फिक्रा इसका होगा। अब इसकी इंग्लिश होगी देयर आर मैनी पॉइजनस स्नेक देयर इन द जंगल। अब इस फिक्रे में दो बार आपने यूज़ कर लिया है, यानी कि वहाँ जंगल में बहुत सारे। अब मौजूदगी स्टार्टिंग में आपने देयर यूज़ कर लिया और बाद में फिर आपने कहा कि वहाँ जंगल में, देयर इन द जंगल। मैनी का मतलब होता है बहुत से, हमेशा आपने याद रखना है। जब भी आपको इंग्लिश में बहुत से की इंग्लिश करनी पड़े तो आपने मैनी यूज़ करना है। दे आर मैनी, वहाँ हैं मैनी बहुत। पॉइजनस कहते हैं जहरीले को, पॉइजनस
जहरीले, जब भी कभी आपने जहरीले की इंग्लिश करनी है तो पॉइजनस लिखना है आपने, और सांप को स्नेक है, क्योंकि सांप एक नहीं है ज़्यादा है, तो इस वजह से हम स्नेक्स यूज़ करेंगे, साथ एस यूज़ करेंगे, जिस तरह फिक्र के लास्ट में है लिखा हुआ है। दया इन द जंगल, वहाँ दया वहाँ है इन द जंगल, जंगल के अंदर। जंगल, जंगल जो है वो इंग्लिश का लफ्ज़ भी है और उर्दू का भी लफ्ज़ है, फॉरेस्ट भी कहते हैं, वुड्स भी कहते हैं जंगल को, तो जो सबसे आपके लिए ईजी है वो जंगल ही आप यूज़ कर लें। अब बाद में आता है कुदरती हो तो ये होता है वो होता है, वो अलग सी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका घर वहाँ है, इंतहाई सिंपल सा है। अगर देखें इस फिक्रे में है आ रहा है तो इस ज़रूर लगेगा इसके अंदर, आप ये भी नोट करते जाएं। हिज हाउस, हिज हाउस, हिज का मतलब उसका, उसके, इसका ये मतलब है हिज हाउस उसका घर, इज है दया वहाँ। तो अगर लफ्ज़ी मतलब करेंगे तो जैसे मैंने किया ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप सिंपली करेंगे इसका घर वहाँ है। नेक्स्ट आता है टोकरी में कोई फूल ना था। अब ना था सिंगुलर को ज़ाहिर कर रहा था के लिए आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये देखें, देयर वाज नो फ्लावर इन द बास्केट, बास्केट के अंदर कोई भी फ्लावर नहीं है। अब ये देखें नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर हमने नो इस्तेमाल कर लिया, नॉट इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए कि एक था, अगर एक से ज़्यादा होते तो तब हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी चीज़ की मिकदार जस्ट सिंगल है, अब यहाँ पर नॉट अगर हम लगाएं तो फिक्र है कुछ अच्छा नहीं लगता, नो का मतलब नहीं। देयर वाज नो फ्लावर इन द बास्केट, नॉट भी आप लगा सकते हैं, अगला बंदा जो है उसको समझ आ जाए, लेकिन समटाइम इसमें ब्यूटी नहीं रहती सेंटेंस की, और भी लोग इसके डिफरेंट रीजंस बताते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नॉट अक्सर वो कहते हैं कि वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो नो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ ना हो, सिंगल एक चीज़ हो तो हम नो इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा चीज़ें हों तो हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसमें रूल को फॉलो कर लें, आई थिंक यही बेस्ट है। अब जग में थोड़ा सा भी दूध नहीं है, तो इसकी इंग्लिश देखें, देयर इज, अब है आया तो इज लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है होता है देयर इज नॉट अ लिटिल मिल्क। अब देखें यहाँ पर हमने नॉट यूज किया, अब ये देखें थोड़ा सा, यानी कि दूध की मिकदार ज्यादा है, वो एक सिंगल चीज नहीं है, इस वजह से देयर इज नॉट अ लिटिल, थोड़ा सा। आप जब भी अ लिटिल यूज करेंगे कहीं पर भी, अगर आपको हो थोड़ा सा का मतलब को इंग्लिश में चेंज करना हो तो अ लिटिल आप कहेंगे इसको इंग्लिश में, अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क इन द जग। इन हमेशा इनका मतलब होता है में, द जग, जग में दूध नहीं है। अब देखें इसका मैं मुहावरा तर्जुमा करना, अब यहाँ पर वहाँ नहीं भी लगा, लेकिन अब देखें देयर वहाँ इज है, नॉट नहीं, अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा भी में दूध नहीं है इन द जग, जग के अंदर। अब नेक्स्ट आता है, क्या इस घर में 3 दरवाजे हैं। अब ये देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि सवाल ये, आपको अगर रूल याद है पिछले जो लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाए। अब सबसे पहले आपने ये देखना इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसको आप आर कहते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये देखें उसको स्टार्ट में ले जाए, देयर आर 3 डोर्स इन दिस हाउस। अब क्या वहाँ 3 दरवाजे हैं इस घर के अंदर। ये देखें लास्ट में सवाल निशान जरूर लगाया हुआ है मैंने। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शहर में 4 हाई स्कूल नहीं है, इसकी इंग्लिश देखें, देयर आर नॉट 4 हाई स्कूल्स इन द सिटी। सिटी, शहर को सिटी कहते हैं, और 4 का तो आपको पता ही है, 4 को कहते हैं, नॉट नहीं। अब आप खुद से ट्रेन नेक्स्ट पर चलते हैं, बाग में 40 दरख्त हैं। तो अब ये देखें, अब वहाँ आप अगर ऐसे कह दें कि बाग में 40 दरख्त हैं, चाहे ऐसे कह दें वहाँ बाग में 40 दरख्त हैं, तो मर्जी आप उर्दू में स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर स्किप नहीं करता वो दया यूज़ करता है, दया 40 ट्रेज। अब ये देखें 40 में ज़्यादा दरख्त हैं तो साथ ऐसा लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगी ट्रेज की, दया आर 40 ट्रेज इन अ गार्डन। गार्डन बाग को कहते हैं, तो फिक्रा कंप्लीट हो गया हमारा, बाग में 40 दरख्त हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसकी इंग्लिश देखें, दे आर, यानी कि वहाँ कहाँ दिन में, दे आर 24 आवर्स इन अ डे, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, देयर वहाँ आर हैं 24 घंटे इन अ दिन में, कहाँ है, वहाँ दिन के अंदर। देयर क्या बता रहा आपको, दिन की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे घर के सामने एक बाग है, तो इसकी इंग्लिश आप करें, बड़ा इंटरेस्टिंग फिर देयर इज अ गार्डन, यहाँ पर भी है तो इस लगेगा देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ। आपने कहीं पर भी ये इंग्लिश करनी है के सामने, तो आप उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब जिस चीज़ के सामने है वो आगे लगा देना, यानी कि घर के सामने, मेरे घर के सामने, मेरा घर के लिए, मेरे के लिए माई हाउस, मेरे घर के सामने। अब आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ये जितने फिक्रे लिखे हुए हैं इनकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से फिक्रे बनाए, इनका जो सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।